हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मार्च माह का आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य यानी कि मार्च माह का इकोनॉमिक सिनेरियो और इकोनॉमिक करंट अफेयर, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसको हम विस्तार से पढ़ाएंगे, जैसे कि पहले भी हम विस्तार से पढ़ा चुके हैं। 2 टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं, क्योंकि इसे हम टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखा है, ठीक है। पूरे प्रतियोगिता दर्पण हम मार्च माह के इसमें कंप्लीट कराएंगे, लेकिन इसे हम टॉपिक वाइज डिवाइड करके कराएंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी ना बने, ठीक है। जैसे कि आज हम पढ़ाने वाले हैं इकोनॉमिक करंट अफेयर, और इससे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे यूपीपीसीएस का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, ठीक है। ये जो प्रतियोगिता दर्पण है, ये मार्च माह का कंटेंट इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। और 2 हम इसमें जो इंटरनेशनल इवेंट और नेशनल इवेंट जो हम करा चुके हैं, और आज हम कराने वाले हैं इकोनॉमिक करंट अफेयर यानी कि आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य यानी कि इकोनॉमिक सिनेरियो। आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य दिखाया गया है, ये हम आज करा रहे हैं। ये मार्च माह की प्रतियोगिता दर्पण है, ठीक है, और इसे आज हम कंप्लीट करा देंगे यानी कि इकोनॉमिक करंट अफेयर को। स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास, ठीक है। इसको जूम कर लेते हैं, अब ले लेते हैं हम पेन और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। सबसे पहले है 1 दिसंबर 2025 के अंत में रिजर्व बैंक के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष, ठीक है, आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष 696.610 अरब डॉलर, ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच गया है, ये बताया गया है, ठीक है। 696.610 अरब डॉलर तक पहुँच गया है, ठीक है। आइए इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, और विस्तार से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अब गहराई पे जाकर क्वेश्चन पूछते हैं, डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछते हैं, एनालिटिकल बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट वाइज बना के क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर ये थ्योरी से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखेंगे कि बीते कैलेंडर वर्ष यानी कि 2025 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के पास, ठीक है, यानी कि आरबीआई के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष, ठीक है, आरक्षित विदेशी जो मुद्रा कोष है उसमें 56.33 अरब डॉलर की क्या देखी गई है, वृद्धि देखी गई है, ठीक है। क्या हुई, इंक्रीजिंग हुई है, यानी कि वृद्धि देखी गई है, यानी ग्रोथ हुई है। 2025 के अंतिम सप्ताह में भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष 696.610 अरब डॉलर के थे, ठीक है। ये क्या थे, इतने अरब डॉलर के थे, जो एक वर्ष पूर्व कितने यानी जो 2024 के अंतिम सप्ताह में यह 640.279 अरब डॉलर के थे, ठीक है। इस प्रकार अगर देखें तो हम विगत पूरे वर्ष के दौरान 56.332 अरब डॉलर की वृद्धि विदेशी मुद्रा कोष में दर्ज की गई, यानी कि विदेशी मुद्रा कोष में इतनी वृद्धि दर्ज की गई। और यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में ये क्वेश्चन बने भी हैं, ठीक है। कोष में इस वृद्धि के कारणों में क्या कारण बताया गया है, कोष में इस वृद्धि के कारणों में स्वर्ण मूल्य में वृद्धि के साथ साथ, यानी कि आप जैसे देख रहे हैं सोने के मूल्य में लगातार वृद्धि होती है, स्वर्ण के मूल्य में वृद्धि के साथ साथ पाउंड, यूरो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये आप देख रहे थे सोने चांदी के भाव कितने आसमान पर पहुंचे हुए थे, ठीक है, यानी कि पाउंड, यूरो और कौन कौन सी चीज़ों में वृद्धि देखी गई है, ठीक है। यानी जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, स्वर्ण मूल्य में वृद्धि हुई है, और उसके साथ साथ पाउंड में, यूरो में और अन्य मुद्राओं के डॉलर के साथ साथ विनिमय दर यानी कि एक्सचेंज रेट में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण, ठीक है, विनिमय दर यानी कि एक्सचेंज रेट में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण कोषों का पुनर्मूल्यांकन भी शामिल है, ठीक है। आप देखेंगे कि जो यूरो है और डॉलर है, ठीक है, और पाउंड है, इनकी जो विनिमय दर यानी कि एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव देखे गए हैं। जैसे कि प्रतिमूल्य कितना है, 1 रुपये पर डॉलर कितना है, ठीक है, शायद 87, 86 ऐसा कुछ है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर उतार चढ़ाव होता है तो इसका इम्पैक्ट इस पर पड़ता है, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार दिसंबर 2025 के लास्ट में जो आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट कितना था, यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट यानी कि करेंसी में जो था वो कितना था, 559.612 अरब डॉलर की थी, ठीक है। ये थी, ये सब पूछा जाता है, इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। जो एक वर्ष पूर्व यानी कि अगर एक वर्ष पहले की बात करें तो दिसंबर 2024 के लास्ट में 551.921 अरब डॉलर थी, ठीक है, 551.921 अरब डॉलर की थी। इस प्रकार अगर हम देखें तो 7.619
ठीक है 7.691 अरब डॉलर की वृद्धि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में देखी गई। ठीक है, अगर परिसंपत्तियों की बात करें तो 7.691 अरब डॉलर की जो वृद्धि है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में दर्ज की गई है। ठीक है, 2025 के लास्ट में रिजर्व बैंक के पास अगर देखें, ठीक है, रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पास देखें तो जो उनका स्वर्ण कोष था, सोना के जो उनका रिजर्व था यानी कि गोल्ड रिजर्व था, कितना था 113.320 अरब डॉलर। कितना था 113.320 अरब डॉलर था। ठीक है, और एक वर्ष पहले अगर बात करें इसकी तो दिसंबर 2024 के अंत में 66.268 अरब डॉलर के थे ये। ठीक है, कितने थे 66.268 अरब डॉलर के थे। ठीक है, इस प्रकार स्वर्ण कोषों में सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक 47.053 अरब डॉलर की वृद्धि स्वर्ण कोषों में दर्ज की गई। सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें की गई है, गोल्ड रिजर्व में दर्ज की गई है। ठीक है, दिसंबर 2025 के अंत में एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होता है एसडीआर, ठीक है, इसमें 18.803 अरब डॉलर व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के पास जो आरक्षित निधि है, ठीक है, आरक्षित निधि है जो रिजर्व ट्रेंच विथ आईएमएफ कितनी थी 4.875 अरब डॉलर का था। ठीक है, ये दोनों राशियां दिसंबर 2024 की तुलना में अगर हम देखें तो 0.931 अरब डॉलर था और 0.658 अरब डॉलर अधिक थी इससे। ठीक है, और विदेशी मुद्रा को संबंधी ये जो आंकड़े हैं इनको एक दृष्टि में हम अभी देख लेते हैं, एक टेबल में हम देख लेते हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे ये इसमें जितने भी एसडीआर हैं, एसएलआर हैं, आईएमएफ है, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको अलग से हम बेसिक उसमें पढ़ाएंगे, क्योंकि ये इसमें पढ़ाएंगे तो 1.5 घंटे की क्लास से ज़्यादा ये 2.5-3 घंटे की क्लास हो जाएगी। ठीक है, अब एक बार हम इसको अलग से नोट्स बना लेंगे और जितने भी फैक्ट होंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं इकोनॉमिक्स के वो हम करा देंगे एक में। ठीक है, आइए चलते हैं इसके टेबल पर देख लेते हैं एक नज़र में। ठीक है, यहाँ देखेंगे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आप देखेंगे। ठीक है, 27 दिसंबर को देखेंगे कितना था 640.279। ठीक है, और ग्रोथ हो गया 26 दिसंबर 696.610 अरब डॉलर, ये अरब डॉलर में है। ठीक है, और ये ईयर वाइज ये इसका ग्रोथ देखा गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको टेबल में। यहाँ पे ईयर वाइज दिखी है। ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 2024 से लेके 2025 तक का ये ग्राफ दिखाया गया है। ठीक है, आइए, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे भारत के विदेशी मुद्रा कोष। ठीक है, भारत के विदेशी जो मुद्रा कोष है उसमें कहाँ पे कौन सी वृद्धि हुई है, यानी कि अरब डॉलर में होगा ये सब कुछ। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट, ठीक है, 559.612 अरब डॉलर का था। ठीक है, ये 26 दिसंबर 2025 की बात है, और 27 दिसंबर 2024 को ये कितना था 551.921 अरब डॉलर, और ये वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि हुई है 7.691 अरब डॉलर की। ठीक है, बात करें अगर गोल्ड की यानी कि स्वर्ण की बात करें, स्वर्ण रिजर्व की बात करें तो 113.320 26 दिसंबर 2025 को इसका रिजर्व था, और 27 दिसंबर 2024 को था 66.268 अरब डॉलर। ठीक है, यहाँ पे देखें कितना अंतर है, तो 47, ठीक है, 47.053 वर्ष के दौरान ये वृद्धि देखी गई है इसमें। ठीक है, बात करें विशेष आहरण अधिकार, ठीक है, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर। ठीक है, एसडीआर की बात करें 18.803, ठीक है, ये 26 दिसंबर 2025 को इसके आंकड़े थे, और बात करें 27 दिसंबर 2024 को तो 17.873 इसके आंकड़े देखे गए हैं। और ग्रोथ की बात करें कितनी ग्रोथ हुई है 0.931 अरब डॉलर की इसमें ग्रोथ देखी गई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास सुरक्षित जो राशि थी ट्रेंच विद आईएमएफ, ठीक है, ट्रेंच विद आईएमएफ कितनी थी 4.875, और ये हो गई है 2024 में, ये 2025 में थी, 2024 में देखी गई थी 4.217, और ग्रोथ देखी गई है 0.658 की। ठीक है, 0.658 अरब डॉलर की। ठीक है, कुल विदेशी मुद्रा कोष देखें, ठीक है, कुल विदेशी मुद्रा कोष देखें तो कितना है 696.610, ये 2025 में थी, और 2024 में थी 640.279 अरब डॉलर की थी, लेकिन इसमें ग्रोथ कितनी हुई है 56.332 अरब डॉलर की इसमें ग्रोथ देखी गई है। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये पूरे आंकड़े थे। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, आइए स्क्रॉल कर लेते हैं।
ये जूम करते हैं जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सितंबर 2025 के अंत में भारत पर कुल बाह्य ऋण वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट, यानी बाह्य ऋण कितना था ये वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, आइए इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, वित्त मंत्रालय के जो आंकड़ों के अनुसार, जो फ्रेश आंकड़े जो उनके आए हैं, करंटली जो आंकड़े आए हैं उनके अकॉर्डिंग सितंबर 2025 के अंत में भारत पर कुल बाह्य ऋण यानी कि एक्सटर्नल डेप्ट कितनी थी, 746.0 अरब डॉलर था। ठीक है, ये इनकी डेप्ट थी और ये पूछा गया, पीसीएस में क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, जो 3 माह पूर्व जून, यानी कि जो ये नहीं कि यही क्वेश्चन पूछ लिया, पिछले माह जो डेप्ट रही होगी, पिछले यानी कि साल जो डेप्ट रही होगी उसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, जो 3 माह पूर्व जून 2025 के अंत में 746 अरब डॉलर का था और मार्च 2025 के अंत की बात करें तो 736.3 अरब डॉलर था इसका। ठीक है, इस प्रकार हम बात करें जून सितंबर 2025 के दौरान, यानी कि जून सितंबर 2025 के दौरान 3 महीनों की अवधि में जो बाह्य ऋण था, जो बाह्य ऋण भार था वो 0.7 अरब डॉलर की कमी इसमें दर्ज की गई थी ऋण में। ठीक है, डेप्थ तो जितना कम हो उतना ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मंत्रालय के इस आंकड़ों के अकॉर्डिंग, ठीक है, मंत्रालय के इन आंकड़ों के अकॉर्डिंग सितंबर 2025 के अंत में अगर देखें तो कुल 746.0 अरब डॉलर के क्या था, बाह्य ऋण था ये। ठीक है, क्या था, एक्सटर्नल डेप्ट था। इसमें अल्पकालिक ऋण देखेंगे, शॉर्ट टर्म जो डेप्थ लिया जाता है उसमें 137.0 अरब डॉलर यानी कि कुल बाह्य ऋण का 18.4% था। ठीक है, और जबकि शेष की बात करें 609.0 अरब डॉलर यानी कि कुल बाह्य ऋण का कितना था, 8.6% था। ठीक है, ऋण दीर्घकालिक था। ठीक है, ये ऋण क्या था, दीर्घकालिक था। इससे पूर्व, ठीक है, उससे पूर्व सितंबर 2024 के अंत में देश पर कुल जो बाह्य ऋण था वो था 713.2 अरब डॉलर। ठीक है, और ठीक है, इसमें 134.9 अरब डॉलर भाग अल्पकालिक ऋण का था। ठीक है, ये क्या था, अल्पकालिक ऋण का ये भाग था। ठीक है, ठीक है, ऋण का ये भाग था। 1 वर्ष से, इसमें बताया गया है कि 1 वर्ष से कम परिपक्वता अवधि वाले ऋण हैं। ठीक है, जब इनकी मैच्योरिटी जो उनकी है 1 वर्ष से कम की है। और उसके बाद तथा शेष 578.3 अरब डॉलर का भाग दीर्घकालिक ऋणों का माना गया था। ठीक है, जो दीर्घकालिक ऋणों का भाग ये माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अभी बाकी टेबल में बाद में चलेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसको पूरी तरह से। संरचना की दृष्टि से सितंबर 2025 के अंत में कुल 746.0 अरब डॉलर का बाह्य ऋण था। सर्वाधिक बात करें, ठीक है, इसमें सर्वाधिक यानी कि 258.3 अरब डॉलर हिस्सा यानी कि ऋणों यानी लोन्स का था। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः करेंसी एवं जमाओं। ठीक है, यानी कि करेंसी और जो जमा थी वो 168.9 अरब डॉलर और व्यापार साख था यानी कि ट्रेड क्रेडिट जो थी 134.0 अरब डॉलर का स्थान था इसमें। ठीक है, सितंबर 2025 के अंत में देश पर कुल जो बाह्य ऋण था वो 7.0% भाग था, जो रियायती ऋणों यानी कि कंसेशनल डेप्ट का हिस्सा था, जो मार्च 2025 के अंत में 6.9% था। ठीक है, कुल बाह्य ऋण में सरकारी और गैर सरकारी ऋण के भाग क्रमशः अगर हम देखें 168.8 अरब डॉलर और 577.2 अरब डॉलर के थे। ठीक है, सॉरी, ये आंकड़े हैं वित्त मंत्रालय के आंकड़े हैं। ठीक है, वित्त मंत्रालय के इन आंकड़ों के अकॉर्डिंग, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के इन आंकड़ों के अकॉर्डिंग सितंबर 2025 के अंत में 746.0 अरब डॉलर के कुल बाह्य ऋण में सर्वाधिक बात करें तो 54.1% भाग डॉलर मूल्य में था। ठीक, इसमें था डॉलर के मूल्य में था। और कुल ऋण में रुपए में अगर व्यक्त किया जाए तो ये ऋण का भाग 30.4% था। ठीक है, और जापानी येन में बात किया जाए तो ये 6.5% थी और एसडीडीआर में यानी कि एसडीआर में बात करी जाए 4.5% थी। और यूरो का ऋण का भाग कितना था, 3.6% था यूरो। ठीक है, यूरो ऋण का भाग था 3.6% था। और सितंबर 2025 के अंत में देश में आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष कुल बाह्य ऋण का कितना था, 93.8% था, जो मार्च 2025 के अंत में 90.8% थे। ठीक है, आइए इसको हम देख लेते हैं एक टेबल में।
ठीक है, यहाँ पे बाद में चलते, पहले हम इसमें चलते, टेबल में देख लेते इसको। ठीक है, ओके, ठीक है। भारत पर बाह्य ऋण एक दृष्टि में देखेंगे, यानी कि एक नज़र में देख लेते हैं। सितंबर 2025 के अंत की स्थिति देखेंगे। कुल बाह्य ऋण है 746.0 अरब डॉलर, ठीक है। दीर्घकालिक ऋण था, ठीक है, ये कुल बाह्य ऋण है, ठीक है। दीर्घकालिक ऋण है 609.0 अरब डॉलर, और कुल बाह्य ऋण में दीर्घकालिक ऋण का भाग कितना था? 81.6%। क्योंकि जैसे हम अभी इसमें बता रहे हैं, लेकिन कई आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो एक साथ देख लीजिए, ठीक है। अल्पकालिक ऋण कितना है? 137.0 अरब डॉलर था, और कुल बाह्य ऋण में अल्पकालिक ऋण का भाग कितना है? ठीक है, बाह्य ऋण में अल्पकालिक ऋण का भाग है 18.4%, और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल बाह्य ऋण कितना है? 19.2% था, ठीक है। अब मुद्राओं की दृष्टि से जो बाह्य ऋण है उसकी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डॉलर मूल्य में है 54.1% है, रुपए में देखेंगे तो 30.4% है, येन में देखेंगे 6.5% है, और एसडीआर में देखेंगे 4.5% है, और यूरो में देखेंगे तो 3.6% ये डेप्थ है, ठीक है, ऋण है ये, ठीक है। इसको हम टेबल में देख लिया। अब चलते हैं अपने ठीक है, इसको एक टेबल में हम दिखा दे रहे हैं आपको, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है इसको, ठीक है। बस सिंपल सा एक जो ईयर है वो दिखा देते हैं, जो सिंपल जो ईयर है वो दिखा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये जैसे कि एक लाइन में आपको दिखाई दिया है, जून में 2024 में ये इतना था, ठीक है, और जून 2025 में, सितंबर 2025 की बात कर रहे हैं, 746 ये कुल बाह्य ऋण का टोटल एक्सटर्नल डेप्थ था, ठीक है, और 19.2, ठीक है, 19.2 था ये जीडीपी के प्रतिशत के रूप में विदेशी ऋण, यानी कि एक्सटर्नल डेप्ट इन जीडीपी 19.2 था, ठीक है, अरब डॉलर की बात हो रही, और 6.2 है डेप्ट सर्विसेज रेशियो, यानी कि परसेंट था, और 7.0 है, ठीक है, ये है कंसेशनल डेप्ट टू टोटल एक्सटर्नल डेप्ट, यानी कि कुल बाह्य ऋण में रियायती ऋण का भाग है, ठीक है, और 93.8% है ये कुल विदेशी ऋण के प्रतिशत के रूप में विदेशी मुद्रा कोष, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू टोटल एक्सटर्नल डेप्ट है, और 19.6 है, यानी कि 19.6 है विदेशी मुद्रा कोष के प्रतिशत के रूप में अल्पकालिक ऋण, यानी कि शॉर्ट टर्म डेप्थ टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, और 18.4 है कुल बाह्य ऋण में अल्पकालिक ऋण का अंश, यानी कि शॉर्ट टर्म डेप्थ टू टोटल एक्सटर्नल डेप्ट, ठीक है। आइए इसको हम थोड़ा सा आपको कम करके इसको दिखा देते हैं, वो ज़्यादा ही हो गया, इसको और करना पड़ेगा तभी दिखेगा आपको, ठीक है। ये देखो आप टेबल आपको एक साथ दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ये वर्ष यानी मार्च के अंत की स्थिति दिखाई गई है, और ये कुल बाह्य ऋण है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में विदेशी ऋण है, ऋण सेवानुपात में डेप्थ है, कुल बाह्य ऋण में रियायती ऋण का भाग है, कुल विदेशी ऋण के प्रतिशत के रूप में विदेशी मुद्रा कोष है, विदेशी मुद्रा कोष प्रतिशत के रूप में अल्पकालिक ऋण है, और कुल बाह्य ऋण में अल्पकालिक ऋण का अंश है, ठीक है, और इसको हम ईयर वाइज दिखाया गया है, ठीक है। इस तरह से आप ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये हो गया कंप्लीट, ठीक है, ओके। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इसको हम कर लें जूम, अब इसको हम जूम कर लेते हैं, ओके, ठीक है। 2025-26 में देश के जीडीपी में वृद्धि, ठीक है, 2025-26 में देश के जीडीपी में वृद्धि 7.4%, ठीक है, और
एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान, ठीक है, एनएसओ, ठीक है, एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान में ये बताया गया है, ठीक है, एक मिनट, एनएसओ, ठीक है, एनएसओ के अग्रिम अनुमान में इसमें बताया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं वित्तीय वर्ष 2021-22 में, ठीक है, 9.7% व 2022-23 में देश के जीडीपी में वृद्धि 7.6%, ठीक है, और 2023-24 में 9.2%, और जो वित्तीय वर्ष है 2024-25 में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में, यानी कि देश के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो वृद्धि देखी गई 6.5% रही थी पिछले वित्तीय वर्ष में, ठीक है, ठीक है। नेशनल स्टैटिक रिपोर्ट और नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन ही ऑफिस, ठीक है। जबकि चालू वित्तीय वर्ष यानी कि 2025-26 में जीडीपी में 7.4% की वृद्धि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिक ऑफिस, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, ठीक है, इसकी पहले अग्रिम आकलन में अनुमानित है, ठीक है। चालू वित्तीय वर्ष यानी कि 2025-26 की बात करें तो राष्ट्रीय आय संबंधी पहले अग्रिम अनुमान कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा 7 जनवरी 2026 को जारी किए गए ये आंकड़े, और इन डेटा में देखेंगे तो 2025-26 के लिए एनएसओ के यह अनुमान वर्ष 2 तिमाहियों के उत्पादन आंकड़ों पर आधारित है, ठीक है। तीसरी तिमाही के आंकड़े उपलब्ध होने के पश्चात 2025-26 की राष्ट्रीय आय संबंधी, ठीक है, दूसरे अग्रिम अनुमान 27 फरवरी 2026 को जारी किए जाएंगे, ठीक है, जो अब जारी हो चुके हैं लेकिन आ गए होंगे अब नेक्स्ट उसमें प्रतियोगिता दर्पण में, तो उसमें हम आप लोगों को करा देंगे। पहले अग्रिम अनुमानों में स्थिर मूल्यों पर 2011-12 के मूल की बात करी जा रही है, तो 2025-26 में जो सकल मूल संवर्धन है ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, जीबीए में वृद्धि 7.3% रहने की, ठीक है, रहने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है, ये क्या है, अनुमान लगाया गया है। आइए आप उसको देख लेते हैं, ठीक है। पूर्व वर्ष यानी कि 2024-25 में जीबीए में वृद्धि 7.4% रही है, और पहले अग्रिम अनुमानों में स्थिर मूल्यों पर यानी कि 2025-26 में जो जीडीपी है उसमें 201.90 लाख करोड़ था, ठीक है, अरब डॉलर की बात आ जाती है। जीडीपी कितने रुपए थी, 201.90 लाख करोड़, तथा जीबीए के क्या था, जीबीए रुपए में था 184.88 लाख करोड़ था, ये अनुमानित किया गया है, ठीक है, क्या है, अनुमानित किया गया। इस प्रकार 2025-26 में अगर स्थिर मूल्यों पर देखेंगे तो नेट टैक्स देखेंगे, नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन रुपए 17.40 लाख करोड़ अनुमानित है, ठीक है, जबकि प्रचलित मूल्यों पर देखें तो यह 33.66 लाख करोड़ अनुमानित है, ठीक है। एनएसओ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, एनएसओ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7 जनवरी 2026 के आकलन में 2025-26 में प्रति व्यक्ति यानी कि पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम की बात करें तो स्थिर मूल्यों पर ये कितना तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, पर कैपिटा इनकम इनकी स्थिर मूल्यों पर बात करेंगे कितनी है, ठीक है, 1,21,968 व प्रचलित मूल्यों पर बात करें तो कितनी है, 2,19,575 ये अनुमानित की गई है, ठीक है, ये पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न उपक्षेत्रों में मूल वर्धन कौन सा है, आइए उसमें देखेंगे। पहले कहाँ पे मूल्य में वृद्धि देखी गई है, ठीक है। वित्तीय वर्ष की पहली 2 तिमाहियों में उत्पादन के आधार पर यानी कि 2025-26 में विभिन्न क्षेत्रों में और उप क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धन, ठीक है, सकल मूल्य वर्धन जिसे हम बोलेंगे, एक मिनट बच्चे, ठीक है, पहले आप यहाँ पे ग्राफ देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ देखेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। जीडीपी में वृद्धि दिखाई गई है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में वृद्धि 2011-12 के मूल्यों पर, ठीक है, ओके, ठीक है, इसको देख लिया। बात कर रहे थे हम किसकी,
सकल मूल्यवर्धन यानी कि क्रॉस वैल्यू एडिशन यानी कि जीबीए की, तो जीबीए कितना परसेंट रहा है? 7.3%। ठीक है, कितना रहा है? 7.3% रहा है। ठीक है, 7.3% रहने का ये आकलन यानी अनुमान है। 2025-26 में पूरे वित्तीय वर्ष में प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीय क्षेत्र, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, ठीक है, इन क्षेत्रों में जीबीए में जो वृद्धियां हैं 2.7% देखी गई प्राइमरी सेक्टर में एंड 6.6% देखी गई है सेकेंडरी सेक्टर में एंड 9.1% देखी है टर्सरी सेक्टर में। ठीक है, ये क्या है? अनुमानित है। ठीक है, आइए हम इसको एक टेबल में देख लेते हैं। ठीक है, 2025-26 में 7.0% की वृद्धि अनुमानित की गई है, जबकि पूर्व वर्षों में अगर 2024-25 की बात करें तो इस क्षेत्र में जो वृद्धि देखी गई थी 4.5% रही थी। निर्माण सेक्टर में देखेंगे, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में 7.0% की वृद्धि देखी गई थी और 2025-26 में जो अनुमानित थी कृषि में अनुमानित है, कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी क्षेत्र में 3.1% है और खनन व उत्खनन में यानी कि माइनिंग एंड क्वायरिंग में, ठीक है, माइनिंग एंड क्वायरिंग में क्षेत्र में देखेंगे 0.7% की वृद्धि है और 2025-26 में पहले जो आकलन निकाले गए हैं अग्रिम अनुमानों पर, ये भी तालिका में भी हमने की टेबल में दिखाएंगे आपको। ठीक है, 2025-26 में जो सर्वोच्च है 9.9, ठीक है, 9.9 माइनस 9.9% की वृद्धि सार्वजनिक, माइनस नहीं डैश, ठीक है, डैश 9.9% वृद्धि सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाओं के साथ साथ, ठीक है, डैश, एक मिनट देखेंगे डैश है या फिर ये ओके डैश है, ठीक है, अन्य सेवाओं के साथ साथ वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं के क्षेत्र में रहने का ये आकलन लगाया गया। ठीक है, यानी कि अनुमान लगाया गया है। एनएसओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025-26 में राष्ट्रीय आय के संबंधित यानी कि एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान है जो वर्ष की 2 तिमाहियों के उत्पादन आंकड़ों पर आधारित है। तीसरी तिमाही के उत्पादन आंकड़े उपलब्ध होने पर दूसरे अग्रिम अनुमान यानी कि एनएसओ द्वारा कब होंगे? 27 फरवरी 2026 को जारी किए जाएंगे, वो हम आगे आपको दिखा देंगे। ठीक है, ठीक है, आइए हम इसको एक बार टेबल में देख लेते हैं, इसको एक टेबल फॉर्म में दिखा देते हैं आपको और फिर चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। ठीक है, ओके, ठीक है, 2024-25 व 2025-26 की राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आंकड़े एक दृष्टि में देख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ठीक है, यानी कि लाख करोड़ रुपए में है। 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर देखेंगे तो ये है 187.97, ठीक है, और 201.90, ठीक है, ये 2024-25 यानी कि 30 मई 2024 के अंतिम अनुमान है और यहाँ पे बात करेंगे 2025-26 7 जनवरी 2026 के पहले के अग्रिम अनुमान है। ठीक है, ठीक है, 6.5 है, यहाँ 7.4 है, ठीक है, अरब डॉलर में और प्रचलित मूल्यों पर है 330.68, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे 357.14 यानी कि 9.8 है, यहाँ 8.0 है। राष्ट्रीय आय यानी कि 1 लाख करोड़ में है 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर, ठीक है, 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर ये आका जाता है 161.51 है, 173.27 है। 2026 के आंकड़े हैं, ये 2025 के हैं। यहाँ पे 64.6.4 है, यहाँ पे 7.3 है। ठीक है, प्रचलित मूल्यों की बात करें 289.10 है, ठीक है, 2025 26 की बात करें 311.94 है, 7.9 है, यहाँ 9.7 है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये इंक्रीजिंग देखी गई 6.5 की, यहाँ पे 7.4 की देखी गई, यहाँ 9.8 की देखी गई, तो यहाँ 8.0 की देखी गई, यहाँ 6.4 की, यहाँ 7.3 की। अगर प्रचलित मूल्यों पर देखें तो 9.7 की वृद्धि देखी गई, यहाँ 7.9 की देखी गई है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय इनकी पर कैपिटा इनकम की बात करें, पर कैपिटा इनकम 2011-12 में जो स्थिर मूल्यों पर 1,14,710 यानी कि 5.4% की वृद्धि थी और वहीं बात करें 26 की 2026 की 120.9
21,968 यानी कि 6.3% की वृद्धि देखी गई थी। प्रचलित मूल्यों की बात करें तो थी 2,05,324 यानी कि 8.7 की इंक्रीजिंग देखी गई। और बात करें 2026 की तो 2,19,575 यानी कि 6.9 की वृद्धि देखी गई। ठीक है, जैसे कि हम आपको पहले दिखा दें, ये जो ब्रैकेट में दिए गए ये आंकड़े जो पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाते हैं। ठीक है, ये सब परसेंटेज में वृद्धि है। ठीक है, ये यहाँ पे देखेंगे ये परसेंटेज है, 6.5% की वृद्धि है, यहाँ 7.4% की वृद्धि है। ठीक है, ये वृद्धि के सारे अनुमान दिखाते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने। नेक्स्ट देखते हैं 2024-25 में और 2025-26 में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में जीबीए में वृद्धि। ठीक है, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन में क्या वृद्धि हुई है 2011-12 के स्थिर मूल्यों के आधार पर। आइए हम इसे देखेंगे। 2024-25 यानी कि 30 मई 2025 के अंतिम अनुमान है ये, और 2025-26 में 7 जनवरी 2026 के पहले के अग्रिम अनुमान है। ठीक है, बात करें सेक्टर वाइज इसको डिवाइड कर रखा है। प्राथमिक सेक्टर की बात करें यानी कि प्राइमरी सेक्टर की, प्राथमिक क्षेत्र की। ठीक है, फर्स्ट में बात है प्राइमरी सेक्टर की। 1.1 कृषि में, वानिकी एवं मत्स्यिकी में यानी कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग में। ठीक है, 1.2 है खनन व उत्खनन में यानी कि माइनिंग एंड क्वायरिंग में। ठीक है, यहाँ अनुमान क्या देखा गया है, अनुमान है 2024-25 में 4.4 का। ठीक है, अनुमान है 2024-25 में 4.4% का प्रतिशत में है। ठीक है, यहाँ पे याद रखें प्रतिशत में है ये। ठीक है, और 2025-26 में है 2.7। ठीक है, 25-26 की बात करें तो 2.7 है। ठीक है, और बात करें खनन और उत्खनन की। ठीक है, खनन और उत्खनन की, एक मिनट, इसको अलग अलग कैसे रखा है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, इसको हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो 4.4% है। ठीक है, 2024-25 में। एक बार इसको यहाँ से दिखा लेते हैं। ठीक है, 2024-25 में और 2025-26 में 2.7 है ये प्राइमरी सेक्टर को। अब इसको हम डिवाइड कर रखा है 1.1 कृषि और वानिकी, मत्स्यिकी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग में। ओके, ये इन्होंने 1.1 लगा के यहाँ पे इन्होंने सब हेडिंग देनी चाहिए थी। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही थी मुझे क्योंकि मैंने इसे पढ़ा नहीं था पहले। यहाँ पे इसके सब हेडिंग ए, यहाँ सब हेडिंग बी। ठीक है, इस तरह से है। तो पहले पे है कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी यानी कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। ठीक है, ये 4.6% है और ये 3.1% है। खनन व उत्खनन यानी कि माइनिंग एंड क्वायरिंग में 2.7% है। इसमें माइनस में है -0.7%। ठीक है, बात करें सेकेंडरी सेक्टर की यानी कि द्वितीय क्षेत्र की। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र की यानी कि सेकेंडरी सेक्टर की, ये है 6.1% की वृद्धि है और यहाँ पे 6.6% है जीबीए में। ठीक है, जीबीए में कितना है, ठीक है, 6.6% है। अब इसको भी डिवाइड किया है, यहाँ ए बी कर दिया था तो हम इसको कर देंगे, इसमें भी ए बी और सी। ठीक है, तो विनिर्माण में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 4.5% की वृद्धि है और 2026 यानी कि 25-26 की बात करें तो 7.0% की वृद्धि है। विद्युत, गैस, जलापूर्ति व अन्य उपयोगी सेवा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, इसमें बात करें तो 5.9% की इंक्रीजिंग देखी गई है और 2025-26 की बात करें 2.1% की इंक्रीजिंग देखी गई है। एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें, निर्माण की बात करें तो इसमें 9.4% 2024-25 में और 2025-26 में 7.0% की वृद्धि है। तृतीय क्षेत्र की बात करें, ट्रेजरी सेक्टर की बात करें तो 7.2% की वृद्धि है 2024-25 में और 2025-26 में 9.1% की वृद्धि है। ठीक है, अब इसमें भी इसको सब डिवाइड कर रखा है हेडिंग में ए और बी। ठीक है, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं यानी कि ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो इसमें है 6.1% 2024-25 में और 2025-26 में 7.5% की वृद्धि है। ठीक है,
वहीं बात करें वित्तीय रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएं यानी कि फाइनेंशियल रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज 7.2% है 2024-25 में, और 2025-26 में 9.9% की इंक्रीजिंग देखी गई है। बात करें सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाओं की यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज 8.9% की वृद्धि है 2024-25 में, और 2025-26 में 9.9% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, कुल मूल कीमतों पर जीबीए देखेंगे। ठीक है, मूल कीमतों पर जीबीए यानी कि जीबीए एट बेसिस प्राइसेस। ठीक है, तो कितना है? ठीक है, जीबीए एट बेसिक प्राइस, ठीक है, 6.4% है 2024-25 में, और 2025-26 में 7.3% है। सकल घरेलू उत्पाद की बात करें जीडीपी की, तो ठीक है, ये 2024-25 में 6.5% और 2025-26 में है 7.4%। ठीक है, ये इसमें इंक्रीजिंग देखी गई है, जो टेबल वाइज मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, आइए। ठीक है, आंकड़ों से संबंधित ये डेटा खत्म हुई है, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, राज्यों की निर्यात तैयारियों के संबंध में नीति आयोग के वर्ष 2024 के निर्यात तैयारी सूचकांक महाराष्ट्र का शीर्ष स्थान। ठीक है, यानी कि इन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र का यानी कि निर्यात में शीर्ष स्थान रहा है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको विस्तार से। राज्यों की जो निर्यात तैयारियां हैं, इसमें कि निर्यात जो करते हैं अन्य देशों को या फिर अन्य राज्यों को, उसमें नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो आइए इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। देश के तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के निर्यातों को बढ़ावा देना आवश्यक है। बिल्कुल बात है कि अगर हम देश के निर्यात को बढ़ावा देंगे तभी हमें कैपिटल बढ़ेगी हमारी। ठीक है, इसके लिए केंद्रीय प्रयासों के साथ साथ, ठीक है, जो हम सेंट्रल के प्रयास हैं वो तो ठीक है, वो तो कर ही रहा है काम, इसके साथ साथ राज्यों की सक्रियता भी विशेष रूप से महत्व रखती है। ठीक है, राज्यों की निर्यात तैयारी एवं तत्परता के मूल्यांकन हेतु सभी राज्यों के लिए, ठीक है, सभी राज्यों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक, ठीक है, क्या है? निर्यात तैयारी सूचकांक, जिसे बोलेंगे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ठीक है, निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई, ये नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं इसके आंकड़े। ठीक है, नीति आयोग द्वारा ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। आयोग द्वारा सभी राज्यों के लिए ऐसे पहले निर्यात तैयारी सूचकांक 26 अगस्त 2020 को तथा वर्ष 2021 के लिए ऐसे दूसरे निर्यात तैयारी सूचकांक मार्च 2022 में जारी किए गए थे। तब से ये जारी किए जाने लग गए हैं। इसी श्रृंखला में तीसरे निर्यात तैयारी सूचकांक को, ठीक है, यानी कि तीसरे निर्यात तैयारी सूचकांक को जुलाई 2023 में, और अब वर्ष 2024 के लिए, ठीक है, 2024 के लिए सभी राज्यों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि ईपीआई, ठीक है, निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि ईपीआई, जिसे बोलेंगे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये नीति आयोग द्वारा 14 जनवरी 2026 को जारी किए गए रिसेंटली। ठीक है, 14 जनवरी 2026 को जारी किए गए हैं, जो कि राज्यों की निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई का ये क्या है? चौथा संस्करण है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग राज्यों के कौन से राज्य शीर्ष पर रहा है, फर्स्ट रैंक पर रहा है, और कौन सेकंड रैंक पर रहा है, इसको हम देख लेते हैं विस्तार से। ठीक है, वर्ष 2024 के लिए जारी किए गए जो सूचकांक है ईपीआई 2024 4 स्तंभों यानी कि पिलर्स पर संरचित किए गए, स्ट्रक्चर किए गए हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पिलर जो है निर्यात अवसंरचना यानी कि एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। निर्यात अवसंरचना यानी कि एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारांश इसका 20% है। ठीक है, 20% है। सेकंड पर है व्यापार परितंत्र, सेकंड पिलर है व्यापार परितंत्र, जिसे बोलेंगे बिजनेस इकोसिस्टम, और इसका भारांश है 40%। ठीक है, थर्ड पिलर है नीति एवं शासन, ठीक है, जिसे बोलेंगे पॉलिसी एंड गवर्नेंस, भारांश है 20%। और वहीं बात करेंगे फोर्थ पिलर की, जिसका बात जो होगा निर्यात प्रदर्शन, जिसे बोलेंगे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, जो होगा भारांश का 20% होगा। और निर्यात तैयारी के लिए देश के सभी, ठीक है, जैसा कि बताया कितने स्ट्रक्चर थे, 4 स्तंभ थे, 4 स्तंभ के बारे में हमने आपको बता दिया। और निर्यात तैयारी के लिए देश के सभी जो 36 राज्य है,
देश के सभी जो 36 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, देश के 36 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। बड़े राज्य हैं जैसे बोलेंगे लार्ज स्टेट है, छोटे राज्य हैं जैसे बोलेंगे स्मॉल स्टेट, एंड पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, और केंद्र शासित राज्य हैं जिन्हें बोलेंगे यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इनमें इन्हें बांटा गया है। ठीक है, 0 से 100 मान वाले इस सूचकांक का मान किसी राज्य के लिए जितना अधिक है उतना ही अधिक यह है उस राज्य की निर्यात तैयारी और क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि 0 से 100 मान वाले सूचकांक का मान किसी राज्य के लिए जितना अधिक होगा उतना अधिक उस राज्य की क्या होगी, निर्यात तैयारी और क्षमता होगी। ठीक है, निर्यात तैयारी के आधार पर सभी राज्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कितने वर्गों में बांटा गया। 3 वर्गों में बांटा गया। पीसीएस में पेपर ये क्वेश्चन आने वाला है पक्का। ठीक है, पहला है अग्रणी, यानी कि लीडर कौन सा है, ये आते हैं क्वेश्चन, आप देख लीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते होंगे तो उसमें देखा होगा आपने। फर्स्ट है नंबर पे अग्रणी यानी कि लीडर्स जो राज्य हैं। सेकंड पे चुनौती देने वाला राज्य यानी कि चैलेंजर्स है, और थर्ड पे है आकांक्षी यानी कि एस्पायरर। ठीक है, एस्पायरर राज्य है। ठीक है, और उसकी बात करें इनमें 3 वर्गों में से वर्गीकृत किया गया। इन मानकों के आधार पर विभिन्न राज्यों यानी कि केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक के मान और उनकी रैंकिंग आपको हम अभी टेबल में दिखा रहे हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो टेबल है वो नेक्स्ट आगे दी जाएगी, उसको आगे दिखाते हैं। पहले उससे पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ओके, ठीक है, फर्स्ट है हमारा, नोट बना लेंगे। बड़े राज्यों में निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि ईपीआई 2024 में पहला स्थान किसे मिला है, महाराष्ट्र का। ठीक है, पहला स्थान किसका है, महाराष्ट्र का, जबकि दूसरा और तीसरा स्थान बात करेंगे तमिलनाडु और गुजरात का है। ठीक है, दूसरा तीसरा स्थान तमिलनाडु और गुजरात का है। और छोटे बड़े और सभी राज्यों में ओवरऑल में देखेंगे तो पहले 3 स्थान है इन्हीं राज्यों के हैं। ठीक है, और तथा निर्यात तैयारी की दृष्टि से इन्हीं अग्रणी यानी कि लीडर्स राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कि उनको महाराष्ट्र को, जबकि दूसरा स्थान और तीसरा स्थान तमिलनाडु गुजरात का है। और छोटे बड़े राज्यों में यानी सभी राज्यों में ओवरऑल अगर देखेंगे तो पहले 3 स्थान इन्हीं राज्यों के हैं, और निर्यात तैयारी दृष्टि में ये अग्रणी यानी कि लीडर्स राज्य में वर्गीकृत किए गए हैं, बांटे गए हैं। सेकेंड है जो 17 बड़े राज्यों में, ठीक है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश। ठीक है, 17 जो बड़े राज्यों में है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो ये क्या है, 17 जो बड़े राज्यों में उसमें इनका नाम आता है। महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। इसके साथ साथ 8 राज्य हैं जो अग्रणी यानी कि लीडर श्रेणी में है। ठीक है, क्या है, अग्रणी यानी कि लीडर्स श्रेणी में है, राज्य के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। जबकि मध्य प्रदेश, बात करें एमपी की, मध्य प्रदेश सहित 4 राज्य हैं जो चैलेंजर के रूप में, और तथा छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान और झारखंड सहित 5 राज्य आकांक्षी एस्पायरर के रूप में वर्गीकृत किए गए। ठीक है, नेक्स्ट है छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्य में पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यूनियन टेरिटरीज में देखेंगे तो शीर्ष रैंकिंग में उत्तराखंड भी है। ठीक है, उत्तराखंड को दिया गया, शीर्ष रैंकिंग किसको मिला है, उत्तराखंड दिया गया, किसको, पूर्वोत्तर राज्यों में। ठीक है, और दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, इसी श्रेणी में तीसरा स्थान नागालैंड का है। ठीक है, इन तीनों के अतिरिक्त, ठीक है, इन तीनों के अतिरिक्त बात करी जाए ठीक है, इन तीनों के अतिरिक्त बात करी जाए, यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे दिया गया है इन तीनों के अतिरिक्त ठीक है, दादरा व नगर हवेली, गोवा, त्रिपुरा, असम, पुदुचेरी, चंडीगढ़ अग्रणी राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और दिल्ली चैलेंजर के रूप में है वर्गीकृत। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली कौन से रूप में है, चैलेंजर के रूप में है। ठीक है, किसके रूप में है, ठीक है, चैलेंजर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। टेबल दिखाने से पहले इसको हम एक नोट और दिखा दे रहे हैं आपको, फिर चलते हैं अपने लास्ट टेबल पर। ठीक है, राज्यों की निर्यात तैयारी के संबंध में नीति आयोग की जनवरी 2026 की रिपोर्ट में, ठीक है, रिपोर्ट से कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। कौन से तथ्य आए, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्तमान में देश का निर्यात कारोबार चंद राज्यों में ही सिमटा हुआ है। इन्होंने कहा है कि कुछ ही राज्य हैं जिसमें ये कारोबार यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक सिमट के रह गया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो केवल 3 राज्य यानी कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात ही कुल निर्यात के
56% भाग का निर्यात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कौन सा? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात ही कुल निर्यात के 56% भाग का निर्यात करते हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश में 680 जिलों में से केवल 100 जिलों में ही निर्यात में हिस्सेदारी, एक मिनट इसको इरेज करेंगे। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश में 680 जिलों में केवल 100 जो जिले हैं, ठीक है, 100 जिलों की ही निर्यात में हिस्सेदारी कितनी है? 88% है। कितनी है? 88% है। बाकी की बात करेंगे जो 580 जिलों की, जो निर्यात में केवल 12% का ही योगदान है इसमें, ठीक है। इसमें बात समझने वाली ये है कि देश के केवल 10 जिलों में से ही, ठीक है, 10 जिलों से ही कुल निर्यात का 38% निर्यात होता है, ठीक है। 10 जिलों से ही कुल निर्यात का 38% निर्यात किया जाता है। इनमें उत्तर प्रदेश के, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इनमें उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर जो शेष सभी जिले होंगे, जो है 9 जिले हैं इसमें, यानी कि 9 जिले हैं, यानी कि गुजरात, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के अगर गौतम बुद्ध नगर को छोड़ दिया जाए तो शेष जो सभी जिले हैं जो निर्यात तैयारी सूचकांक में हैं, वो जिले हैं जिसमें 9 जिले हैं। इसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है और तमिलनाडु के जिले हैं इसमें, ठीक है। नीति आयोग ने निर्यातों के संबंध में इस असमानता को दूर करने की क्या बताई है? आवश्यकता बताई है और राज्य की तैयारी पर निर्भर बताया है, ठीक है। राज्य को, और भी राज्य हैं जो इसमें भी पार्टिसिपेशन इनका हो, ये कहा गया है, ठीक है। आइए इसको हम देख लेते हैं एक बार टेबल में, फटाफट फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। ओके, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं, लेकिन हम इसको आराम से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप इसके पास आपको ऑप्शन है, इसको स्पीड में लगा के देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने समझ नहीं पाया तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। पढ़ा ऐसे जाए कि एक बार ही पढ़ा जाए, ठीक है, इसको बार बार नहीं पढ़ा जाए, ठीक है, एक बार भी क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी इसमें आपके पास ऑप्शन है, आप स्पीड में लगा के देख सकते हैं, ठीक है। विभिन्न राज्यों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक EPI, ठीक है, EPI और उनकी रैंक देख लेंगे हम एक ही नज़र में। आइए देखेंगे। राज्य है, एक तरफ EPO स्कोर है, रैंक है, EPI वर्गीकरण है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? महाराष्ट्र है, ठीक है। ओके, फर्स्ट नंबर पर महाराष्ट्र है। EPI स्कोर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। रैंक पूछी गई, फर्स्ट नंबर पर है और अग्रणी किसमें वर्गीकरण है? लीडर में, ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे। तमिलनाडु है, तमिलनाडु कौन से नंबर पर है? सेकंड रैंक पर है, ये भी लीडर श्रेणी में शामिल है। गुजरात है, गुजरात है थर्ड रैंक पर है और ये भी लीडर श्रेणी में शामिल है। और उत्तर प्रदेश है फोर्थ रैंक पर है, ये भी लीडर श्रेणी में शामिल है। और आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, ये है फिफ्थ रैंक पर है और ये भी लीडर श्रेणी में शामिल है। कर्नाटक है, 6 रैंक पर है, ये भी लीडर श्रेणी में शामिल है। पंजाब है, ये 7th रैंक पर है और अग्रणी में, ये लीडर श्रेणी में शामिल है। तेलंगाना है 8th रैंक पर है, अग्रणी यानी कि लीडर श्रेणी में शामिल है। अब बात करें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश है तो 9th रैंक पर है लेकिन चुनौती देने वाला है, यानी कि चैलेंजर श्रेणी में शामिल है। हरियाणा है 10th रैंक पर है, चुनौती देने वाला है, ये चैलेंजर श्रेणी में शामिल है। केरल है 11th रैंक है इसकी, चुनौती देने वाला है, यानी कि चैलेंजर श्रेणी में शामिल है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 12th रैंक है इसकी और ये कितना है? चैलेंजर श्रेणी में ये शामिल किया गया है, ठीक है, ये राज्य। बात करेंगे उड़ीसा राज्य की तो ये 13th रैंक पर है और ये आकांक्षी श्रेणी में शामिल है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 14th रैंक पर है, ये भी आकांक्षी श्रेणी में शामिल है। राजस्थान है 15th रैंक पर, एस्पिरेंट श्रेणी में ये शामिल है। और बिहार की बात करें तो 16th रैंक पर है, ये भी आकांक्षी श्रेणी में शामिल है। और झारखंड की बात करें तो 17th रैंक पर है, ये आकांक्षी यानी कि एस्पिरेंट श्रेणी में ये शामिल है, ठीक है। यहाँ पे तो ये पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। इसको जरूर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ठीक है, या एक बार हमारे साथ पढ़ते चलें, बस उससे क्लियर हो जाएगा। 1-2 बार इसको हम रिवाइज कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बात करें कि छोटे राज्यों की, यहाँ पे आपने ये देखा बच्चे, इसको यहाँ पे हम ये देखा, ये बड़े राज्यों की बात करी गई है, ठीक है, बड़े राज्यों की बात करी गई है। बात करेंगे हम छोटे राज्यों की श्रेणी में। जो छोटे राज्य श्रेणी में बात करें तो पूर्वोत्तर के राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्वोत्तर के राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, EPI स्कोर है, रैंक है और EPI पे वर्गीकरण है। इंपॉर्टेंट है रैंक और EPI वर्गीकरण। उत्तराखंड है छोटे राज्यों श्रेणी में,
छोटे राज्य और पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इनकी श्रेणी की बात करें तो उत्तराखंड फर्स्ट रैंक पर है और लीडर की श्रेणी में शामिल है। जम्मू कश्मीर सेकंड रैंक पर है, लीडर श्रेणी में शामिल है यानी कि अग्रणी श्रेणी में। नागालैंड है थर्ड रैंक पर है, अग्रणी श्रेणी यानी कि लीडर श्रेणी में शामिल है। दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव की बात करें फोर्थ रैंक पर है यानी कि लीडर श्रेणी में ये शामिल है। गोवा की बात करें, ठीक है, गोवा की बात करें तो फिफ्थ रैंक पर है और अग्रणी यानी कि लीडर श्रेणी में शामिल है। त्रिपुरा की बात करें तो सिक्स्थ रैंक पर है, अग्रणी लीडर श्रेणी में शामिल है। असम की बात करें तो सेवेंथ रैंक पर है, अग्रणी यानी कि लीडर श्रेणी में शामिल है। पुदुचेरी की बात करें तो एट्थ रैंक पर है और ये लीडर श्रेणी में शामिल है। चंडीगढ़ की बात करें तो नाइन्थ रैंक पर है और ये लीडर श्रेणी में शामिल किया गया है। बात करें मेघालय की, ठीक है, मेघालय की बात करें तो 10th रैंक पर है ये बेटा, ठीक है, और ये चुनौती देने वाले इनकी चैलेंजर श्रेणी में शामिल है। लद्दाख की बात करें तो 11th रैंक पर है, एक मिनट बच्चे, ठीक है, 10th रैंक पर है और ये है 11th रैंक पर है और ये चुनौती देने वाला इनकी चैलेंजर श्रेणी में शामिल है। दिल्ली की बात करें तो 12th रैंक पर है और ये चैलेंजर श्रेणी में शामिल है। छोटे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है और पूर्वोत्तर के राज्यों की बात हो रही है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 13th रैंक पर है और ये चैलेंजर श्रेणी में शामिल है। सिक्किम की बात करें तो ये 14th रैंक पर है सिक्किम और ये चैलेंजर श्रेणी में शामिल स्टेट है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 15th रैंक पर है, आकांक्षी जिला है, आकांक्षी श्रेणी में शामिल है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप की बात करें तो 16th रैंक पर है, ठीक है, 16th रैंक पर है, एस्पिरर यानी कि आकांक्षी श्रेणी में शामिल है। मिजोरम की बात करें तो 17th रैंक पर है, एस्पिरर यानी कि आकांक्षी श्रेणी में शामिल है। मणिपुर की बात करें तो 18th रैंक पर है यानी कि आकांक्षी श्रेणी में शामिल है और लक्षद्वीप की बात करें तो 19th रैंक पर एस्पिरर और आकांक्षी श्रेणी के रूप में ये शामिल है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपना, ये कंप्लीट हो गया टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने, ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिकी टैरिफ के बावजूद अप्रैल दिसंबर 2025 में भारत के कुल निर्यातों में 4.33% की वृद्धि देखी गई है, ठीक है। अमेरिकी टैरिफ लगाया गया था, उसके बावजूद अप्रैल दिसंबर 2025 में भारत के कुल निर्यात में, ठीक है, 4.33% की क्या देखी गई है, वृद्धि देखी गई है। आपको हम इसको पढ़ेंगे विस्तार से, आइए देखेंगे। अमेरिका के 50% शुल्क सहित, ठीक है, 50% शुल्क सहित विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत के वस्तुगत व सेवाओं के निर्यात में वृद्धि का सिलसिला जारी रहा है। दिसंबर 2025 में भारत के वस्तु निर्यात में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में देखें तो 1.87% की वृद्धि रही है, जबकि नवंबर 2025 की तुलना में दिसंबर 2025 में देश के वस्तुगत निर्यात में 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। विशेष रूप से देखें तो दिसंबर 2025 में भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात में 1.83% की गिरावट रही थी, लेकिन चीन, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और जर्मनी जैसे देशों को होने वाले निर्यात में वृद्धि के चलते कुल भारतीय निर्यात पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। चालू वित्तीय वर्ष यानी कि 2025-26 के पहले 9 महीनों में वस्तुगत यानी कि निर्यातों में, यानी कि गुड्स के निर्यातों में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2.44% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है, ठीक है। कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, 2.44% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। इसको हम देख लेते हैं एक इसको हम बाद में देखेंगे टेबल को, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
देखिए चालू वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 के पहले 9 महीनों यानी कि अप्रैल से दिसंबर 2025 में भारत के विदेशी व्यापार के जो आंकड़े आए हैं, यानी कि आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 15 जनवरी 2026 को जारी किए गए। इन आंकड़ों के अकॉर्डिंग अप्रैल से दिसंबर 2025 के 9 महीनों की अवधि में भारत के वस्तुगत निर्यात यानी कि डॉलर मूल्य में है ये कितने थे 330.29 अरब डॉलर, और आयात कितना था 578.61 अरब डॉलर था। ठीक है, ये इसके रहे। जबकि पूर्व की वर्ष की बात करें 2024 से 25 की समान अवधि में, यानी कि जो अवधि है 9 महीने की बात इसमें भी होगी, तो देखेंगे तो ये 322.41 अरब डॉलर और 546.36 अरब डॉलर के ये रहे थे। इस प्रकार 2024-25 में अप्रैल से दिसंबर की तुलना में 2025-26 और अप्रैल दिसंबर में ये इसकी टाइम पीरियड की बात हो रही है, इसमें डॉलर मूल्य में निर्यात जहां 2.44% की वृद्धि दर्ज की गई थी, वहीं आयात में वृद्धि 5.83% की रही है। इसके साथ ही वस्तुगत व्यापार में व्यापार घाटा की बात करें, ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो ये अप्रैल दिसंबर में 2025 के दौरान 248.42 अरब डॉलर का रहा था, और पूर्व वर्ष की बात करें समान अवधि यानी कि समान पीरियड की बात करें तो व्यापार घाटा जो है 223.94 अरब डॉलर का था। ठीक है, ये इसका डेफिसिट था। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट की बात हो रही है। विदेशी व्यापार के इन आंकड़ों में केवल वस्तुगत व्यापार के आंकड़े ही शामिल हैं। ठीक है, कितने हैं वस्तुगत व्यापार यानी कि गुड्स सर्विसेज नहीं, ओनली गुड्स व्यापार के आंकड़े ही इसमें शामिल हैं। सेवाओं के व्यापार के आंकड़े इनमें शामिल नहीं किए गए, यानी कि सर्विसेज सेक्टर के आंकड़े इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। ठीक है, यानी कि सेवाओं के व्यापार के आंकड़े इसमें शामिल नहीं किए, केवल क्या है गुड्स यानी कि सामान जो आता है यानी कि वस्तु जो आती है उनका है, सेवाओं का नहीं है। जो चीज़ें हम देख सकते हैं, जो दृश्य है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं वो होते हैं गुड्स, और जिसे हम नहीं देख सकते वो सेवाएं। सेवाओं का व्यापार ट्रेड इन सर्विसेज में देख लेते हैं अंतिम आंकड़ों के अकॉर्डिंग। ठीक है, अंतिम आंकड़ों के अकॉर्डिंग अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान भारत के सेवाओं के निर्यात में 303.97 अरब डॉलर और आयात में 152.23 अरब डॉलर के रहे। इस प्रकार सेवाओं के विदेशी व्यापार में, ठीक है, सेवाओं के विदेशी व्यापार में ठीक है, सेवाओं के विदेशी व्यापार में 151.74 अरब डॉलर का अधिक यानी कि अवधि अप्रैल दिसंबर 2025 में प्राप्त किया गया है। ठीक है, वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल व्यापार देख लेते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल व्यापार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अप्रैल दिसंबर 2025 के यानी कि 9th जो महीने का पीरियड है, इसमें अवधि भारत के समस्त निर्यात की देखें तो वस्तुगत निर्यात प्लस सेवा निर्यात, ठीक, कितना था 634.26 अरब डॉलर रहा था। ठीक है, और पूर्व वर्ष की बात जो समान पीरियड की बात करें तो इसकी तुलना में ये 4.33% अधिक है। ठीक है, कितना है 4.33% अधिक है। संदर्भित अवधि यानी कि अप्रैल दिसंबर 2025 में भारत के समस्त आयात यानी कि वस्तुगत आयात प्लस सेवाओं के आयात की बात करें तो 730.84 अरब डॉलर के रहे, जो पूर्व वर्ष की समान अवधि की तुलना में 4.95% अधिक है। वस्तुगत व्यापार और सेवाओं के व्यापार को शामिल करते हुए भारत का कुल व्यापार शेष अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान, ठीक है, व्यापार शेष कितना था, कुल भारत का कुल व्यापार शेष अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान -96.58 अरब डॉलर का रहा, जो पूर्व वर्ष की समान अवधि के घाटे का है। ठीक है, जो समान अवधि का अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान यह -88.43 अरब डॉलर का था। विदेशी व्यापार के आंकड़े अभी हम इसको एक टेबल में देख लेते हैं। ठीक है, एक टेबल में इसको देख लेते हैं और फिर चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर और इसे हम करते हैं वाइंड अप। ठीक है, आइए हम इसको एक बार टेबल में देख लेते हैं और फिर इस क्लास को हम वाइंड अप करेंगे फटाफट। लेकिन जब पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, जब किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो फुल्ली पढ़ेंगे, अदरवाइज इसको डेप्थ में पढ़ाने के हम कर रहे हैं तो डेप्थ पढ़ाएंगे, इसको हम वन लाइनर पढ़ा के नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अगर छोड़ेंगे तो फिर वो प्रॉमिस हमारा कंप्लीट नहीं होगा। भारत के विदेशी व्यापार यानी कि वस्तुगत व्यापार और सेवा व्यापार के आंकड़े अरब डॉलर में अप्रैल दिसंबर में। वस्तुगत व्यापार मर्चेंडाइज ट्रेड निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट्स 2024-25 में 322.41 अरब डॉलर का था और 2025-26 में 330.29 यानी कि 2.44 की वृद्धि हुई है अरब डॉलर का था। ठीक है, आयात यानी कि इम्पोर्ट्स की बात करें
तो 546.36 अरब डॉलर का था, और 2025-26 में 578.61 अरब डॉलर का है, जिसमें 5.83% की वृद्धि हुई। व्यापार शेष देखिए, ट्रेड बैलेंस की बात करें तो -223.95% -223.95 अरब डॉलर है, और 2025-26 में -248.42 अरब डॉलर का था। ठीक है, अप्रैल दिसंबर में। ठीक है, सेवाओं का व्यापार देख लेते हैं। सेवाओं में जो व्यापार हुआ, ट्रेड इन सर्विसेज, निर्यात यानी कि प्राप्तियां। ठीक है, निर्यात यानी प्राप्तियां देखेंगे 285.53 अरब डॉलर था, जिसमें 2026 की बात करें, 2025-26 की, तो 303.97 अरब डॉलर था, जिसमें वृद्धि हुई है 15.91% की। आयात यानी कि भुगतान में देखेंगे, पेमेंट में 150.01 अरब डॉलर का था, और इसमें 2025-26 में 152.23 अरब डॉलर था, और इसमें 1.48% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, 1.48% की वृद्धि देखी गई। सेवाओं से जो निवल प्राप्तियां हैं वो है 132.52 अरब डॉलर की, और 2025-26 में है 151.74 अरब डॉलर की। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, फॉरेन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज अरब डॉलर में था ये। ठीक है सब। ठीक है, अब देखेंगे वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार यानी कि फॉरेन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये भी अरब डॉलर में होगा, फॉरेन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अप्रैल दिसंबर, वस्तु और सेवाओं के कुल निर्यात यानी कि 607, ये 24-25 की बात हो रही है, 607.93 अरब डॉलर, और ये 26 का था 634.26 अरब डॉलर, इसमें 4.33% की वृद्धि देखी गई है। वस्तु और सेवाओं के कुल आयात में 2024-25 में 696.37 अरब डॉलर, 2025-26 में 730.84 अरब डॉलर। ठीक है, और इसमें वृद्धि हो गई 4.95% की। ठीक है, व्यापार शेष देखेंगे, व्यापार शेष कितना है, -88.43 ये 2024-25 में, और 2025-26 में -96.58 अरब डॉलर। ठीक है, और यहाँ पे एक जरूर देख लें, सेवाओं की ये व्यापार है, ट्रेड इन सर्विसेज के आंकड़ों में सितंबर 2025 के आंकड़ों, ये सब अनुमान पर आधारित है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि बजट भी अनुमान पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे अपने टॉपिक पर। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पर चले। ओके, एक ये और ग्राफ है, भारत का वाणिज्यिक व्यापार। एक ग्राफ और देखेंगे, क्योंकि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिस हो जाए, उससे क्वेश्चन बन जाए तो सब आप हम ही से कहेंगे। भारत का वाणिज्यिक व्यापार अरब डॉलर में। ठीक है, यहाँ पे अप्रैल दिसंबर 2024 का दिखाया गया, ये सारा कुछ दिखाया गया आंकड़े, एक बार आप लोग देख लें। ठीक है, बाकी हम उसको पता चुके हैं आराम से। ठीक है, चलें नेक्स्ट टॉपिक पे चलें बच्चे। ओके, अब तो चल ही लेते हैं। ओके ओके, हम देखें आपके बच्चे, बस एक पेज ही बाकी है, बहुत फटाफट से हम करेंगे। ठीक है, कंप्लीट करेंगे इसको जल्दी से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक होगा उर्वरक उत्पादन में, इनकी फर्टिलाइजर उत्पादन में निरंतर वृद्धि से देश में खपत के 73% भाग में आपूर्ति अब घरेलू उत्पादन से। ठीक है, अब किसका है? अब आपूर्ति किससे हो रही है? घरेलू उत्पादन से हो रही है। ठीक है, इसको विस्तार से पढ़ें। किसानों को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पूरे देश में जो उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स की समय पर भरोसेमंद आपूर्ति अब क्या करेगी? सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रयासरत रहेगी, यानी कि कोशिश करती रहेगी। ठीक है, विभिन्न सोर्स के अकॉर्डिंग विभिन्न स्रोतों का उपयोग कर घरेलू उर्वरक उत्पादन में वृद्धि एवं आयात पर निर्भरता कम करने के प्रयास इनमें शामिल हैं, जिनके चलते विगत वर्षों में यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसएसपी के घरेलू उर्वरक उत्पादन में वृद्धि हुई है, उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। ये क्या है? ये सब कीटनाशक दवाएं और फर्टिलाइजर्स हैं। सॉरी, कीटनाशक दवाएं नहीं, फर्टिलाइजर्स हैं, यानी कि इसे बोलेंगे उर्वरक। ठीक है, और बीते वर्ष 2025 में देश में उर्वरकों की कुल खपत का 73% भाग घरेलू उत्पादन से प्राप्त किया गया। ठीक है, किससे किया गया? घरेलू उत्पादन से प्राप्त किया गया। एक्चुअली थक गए हैं, काफ़ी लंबा ये क्लास होगी। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अनुसार
उर्वरक उत्पादन में इस वृद्धि के चलते 2025 में उर्वरक उत्पादन 524.62 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। और मंत्रालय ने 9 जनवरी 2026 की विज्ञप्ति में हाल के वर्षों में देश में उर्वरक उत्पादन के जो आंकड़े दिखाए गए हैं उन्हें हम दिखाएंगे आगे। आइए इसको देख लेते हैं। हाँ, उर्वरक मंत्रालय की ही अगस्त 2025 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश में यूरिया की खपत 87% भाग देश में ही उत्पादित होता है। ठीक है, यूरिया की खपत का 87% भाग देश में ही उत्पादित किया जाता है, जबकि एनपीके का इनकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन उर्वरकों की खपत का 90% भाग जो आपूर्ति है घरेलू उत्पादन से ही की जाती है। ठीक है, घरेलू उत्पादन से ही की जाती है। और जबकि डीएपी उर्वरक की बात करें तो इसके कुल घरेलू खपत का 40% देश में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बात करें एमओपी का, यानी म्यूरेट ऑफ पोटास की बात करें तो इसकी जो पूरी घरेलू आवश्यकता आयात से ही पूरी की जाती है। ठीक है, इनकी क्या होती है, ये सिर्फ घरेलू उत्पादन नहीं होता, ये यानी घरेलू उत्पादन मतलब क्या, इंडिया में नहीं होता, इसका आयात किया जाता है। ठीक है, आयात से इसकी आवश्यकता पूरी की जाती है। मंत्रालय की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत विश्व में उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। ठीक है, क्या है, भारत है जो विश्व में उर्वरकों का यानी कि फर्टिलाइजर्स का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर भी है और तीसरा बड़ा उत्पादक राष्ट्र यानी कि प्रोड्यूसर भी है। ठीक है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश के नए उर्वरक संयंत्रों की स्थापना, ठीक है, और बंद पड़ी इकाइयों के पुनर्उद्धार और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलने से उर्वरक क्षेत्र को क्या किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने वाली बात क्या है, एक बार आप रिवाइज कर लें। देश में यूरिया की खपत का 87% भाग देश से ही उत्पादित किया जाता है। एनपीके उर्वरकों की कुल घरेलू खपत 90% घरेलू उत्पादन से ही की जाती है और डीएपी की खपत भी घरेलू उत्पादन से ही की जाती है, 40% इसमें उत्पादित होता है। लेकिन म्यूरेट जो पोटास है, अगर इससे पूछा जाए तो इसकी आवश्यकता आयात से ही पूरी की जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ पे आप इनको देख लेंगे एक बार, कैसे प्रोडक्शन होता है देश में उर्वरक, यूरिया, डीएपी, एनपीके व एसएसपी उत्पादन 2021 में 433.29 लाख टन में था, 2022 में 467.87 लाख टन में था, 2023 में 507.93 लाख टन में था और 2024 में 509.57 लाख टन था, 2025 में 524.62 लाख टन में था। ठीक है, ये है उर्वरक यानी कि यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसएसपी उत्पादन में। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजर्स के उत्पादन में। नेक्स्ट चले फटाफट चलते हैं, बस लास्ट पेज पे हम चल रहे हैं बच्चे, बस लास्ट पेज पे। ये बड़ा आपको इसलिए लगता है कि इसको हम डिवाइड करके पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इकोनॉमिक करंट अफेयर हमारा। अमेरिका ने भारत से आयातों पर टैरिफ घटाया। ठीक है, अमेरिका ने भारत से आयातों पर टैरिफ घटाया। इसको हम पढ़ें विस्तार से। अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों में चल रहे तनाव के मामले में एक राहतपूर्ण मोड़ है 2 फरवरी 2026 को उस समय आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयातों पर अप्रैल 2026 से आरोपित 25% पारस्परिक टैरिफ यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ को समाप्त कर इसे पहले जैसे सामान्य 18% तक लाने की घोषणा कर दी है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप, पिक्चर दिखाएगी, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ घटाने के लिए यह सहमति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ यानी कि 2 फरवरी को ही टेलीफोन पर वार्ता में की थी और वार्ता के पश्चात अपने सोशल मीडिया में एक पोस्ट पर डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को अपने सबसे अच्छे मित्रों में से एक बताते हुए कहा था कि दोनों नेताओं ने आपसी दोस्ती और सम्मान के आधार पर यह व्यापार समझौता किया है।
इसके तहत भारत भी अमेरिका से आयातों पर अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ वॉरियर्स को शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ठीक है, टैरिफ और नॉन टैरिफ जो वॉरियर्स हैं उसको क्या करेगा, शून्य तक लाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है, क्या दावा किया है उन्होंने, कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर, यानी कि यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, 500 अरब डॉलर मूल्य से अधिक की ऊर्जा में, प्रौद्योगिकी में, कृषि में, कोयला में और जो अन्य प्रोडक्शन में उनमें भी खरीद करेगा। ठीक है, अन्य जो उत्पादन है उनमें भी खरीद करेगा। अमेरिका ने भारत से आयातों पर 25% पारस्परिक शुल्क जहां अप्रैल में आरोपित किया था, वहीं रूस से, ठीक है, रूस से तेल है, ऑयल खरीदने के कारण 25% का अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ अगस्त में आरोपित किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग भारत ने रूस से तेल खरीद बंद करने के लिए सहमति दी है तथा वह वेनेजुला से तेल खरीद सकता है। कहाँ से, वेनेजुला, जो भी अभी देख रहे हैं कितना है, ठीक है, वेनेजुला से तेल खरीद सकता है। भारत द्वारा रूस से तेल खरीद बंद करने से यह 25% का अतिरिक्त टैरिफ भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और भारत के आयातों पर पूर्ववत यानी कि जो 18% शुल्क था वो आरोपित होगा। अमेरिका के साथ इस व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर, यद्यपि ये जो पंक्तियां लिखी गई थी ज़्यादा तक नहीं हुए थे, परंतु इसकी पुष्टि राष्ट्रपति ट्रंप व प्रधानमंत्री श्री मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट से हुई थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो बातचीत के दौरान समझौता जो हुआ था उसके दौरान, ठीक है, जो प्रसन्नता भी व्यक्त की और राष्ट्रपति ट्रंप को भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से क्या किया था, धन्यवाद भी दिया गया था। और कहा कि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यानी कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र आपस में मिलकर चलते हैं तो लोग लाभान्वित भी होते हैं और आपसी लाभ के लिए भी अवसर खुलते हैं। ठीक है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज यानी कि मौके खुलते हैं। व्यापार समझौते की घोषणा के साथ, ठीक है, साथ ही डॉलर के सापेक्ष रुपए के गिरते हुए मूल्य में रुकावट आई है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे रुपया क्या हो रहा था, कमजोर हो रहा था, तथा रुपए के मूल्य में 1% की वृद्धि 2 फरवरी को ही दर्ज की गई थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई सहमति के कारण, ठीक है, सहमति के कारण कार्यान्वयन के पश्चात भारत से आयातों पर अमेरिकी टैरिफ 18%, ठीक है, 80% चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि देशों में होने वाले आयातों पर लगे टैरिफ से भी कम अब हो जाएगा। ठीक है, अधिकांश यूरोपीय देशों यानी कि यूरोपीय देशों, जापान और दक्षिण कोरिया से होने वाले आयातों पर अमेरिकी टैरिफ और भी कम है। ठीक है, ये उपलब्ध आंकड़ों के अकॉर्डिंग वियतनाम और बांग्लादेश से आयातों पर टैरिफ जहां 20% है, वहीं पाकिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया से आयातों पर जो टैरिफ है 19% है। इसके विपरीत यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके से होने वाले आयात पर 10% है, जबकि यूरोपीय संघ यानी कि EU, ठीक है, स्विट्जरलैंड, एक मिनट पेन नहीं चल रहा, स्विट्जरलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, इन पर आयातों पर कितना है 15% तक टैरिफ लगाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने टैरिफ पर लगाया जाता है, 15% का टैरिफ लगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके आंसर राइटिंग के लिए, मेंस के और प्रीलिम्स के क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, स्किप नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़, बस 10 मिनट की भी क्लास अब शेष नहीं है, फटाफट हम इसको करेंगे। क्योंकि इसमें जब ऐसा होता है कभी ज़्यादा करंट अफेयर होता है इकोनॉमिक्स, कभी कम होता है, उसको पूरा कंप्लीट तो करना ही होगा, अदरवाइज बीच में नहीं छोड़ सकते हम क्लास को। यहाँ पे देखें ये न्यूज़ दिखाया गया, भारत अमेरिकी व्यापार डील टाइमलाइन। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। भारत अमेरिकी व्यापार डील टाइम में 13 फरवरी 2025 प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2030 तक, ठीक है, 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना से ज़्यादा यानी कि $500 बिलियन का लक्ष्य रखा है। ठीक है, 2 अप्रैल 2025 नहीं, अब यहाँ पे मार्च में चलेंगे। 4 से 6 मार्च 2025 भारत के वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल की वाशिंगटन यात्रा यानी कि USTR जेएमसी ग्रीस से मुलाकात की है। और 2 अप्रैल 2025 अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 26% अतिरिक्त आयात ड्यूटी प्लस 10% बेस लाइन प्लस 16% पारंपरिक लगाने की घोषणा की है। ठीक है, अप्रैल 2025 में अमेरिका ने 16% पारस्परिक शुल्क को 19 दिनों में, ठीक है, 19 बोल देते हैं, 90 दिनों में 9 जुलाई 2025 तक सस्पेंड किया था। और बाकी 26 जून वगैरह ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी हम आपको कंप्लीट करा ही दिए हैं। ठीक है, ये सब न्यूज़ है। ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे आप लोग अपने से। नेक्स्ट चलते हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा बच्चे। नेक्स्ट चलते दुल्हस्ती
दुलहस्ती चरण सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी, पाकिस्तान द्वारा इसका विरोध किया गया है। ठीक है, दुलहस्ती कहाँ पे है ये सब आप बताएं। ठीक है, किस नदी पर है ये जस्ट अब हम आपको बताएंगे ही। ठीक है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना यानी कि दुलहस्ती चरण सेकंड का उद्घाटन किया गया और पाकिस्तान द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। वाई, क्या रीजन है, इसको हम विस्तार से देखें। दुलहस्ती चरण सेकंड जल विद्युत परियोजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कहाँ पे है, किश्तवाड़ जिले में है, चिनाब नदी पर है, ये प्रस्तावित परियोजना है। ठीक है, कहाँ पे है, चिनाब नदी पर प्रस्तावित है। 260 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना 2007 से क्रियाशील 390 मेगावाट की दुलहस्ती परियोजना चरण फर्स्ट का ही विस्तार है। ठीक है, पहले चरण फर्स्ट का था, अब ये चरण सेकंड, जिसका संचालन राष्ट्रीय जल विद्युत निगम यानी कि NHPC द्वारा बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर यानी कि बुल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर यानी कि आधार पर किया जाएगा। इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच आपसी क्या होगा, सहमति और पत्र पर हस्ताक्षर भी किए गए जनवरी 2021 में ही। ठीक है, 2021 में ही किए गए थे, किंतु इस दिशा में तेजी अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के पश्चात भारत द्वारा सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिए जाने के पश्चात आई है। ठीक है, इसके चलते केंद्र सरकार पर्यावरण मंत्रालय की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बनी विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति यानी कि एक्सपर्ट अप्रेशल कमेटी EAC ने इस परियोजना के लिए मंजूरी दिसंबर 2025 में प्रदान की है। ठीक है, जिससे इस परियोजना के लिए मार्ग क्या हो गया, प्रशस्त हो गया है। दुलहस्ती चरण सेकंड परियोजना के लिए कोई नया बांध नहीं बनाया जाएगा, क्या किया जाएगा, बल्कि चरण सेकंड परियोजना के बांध और अन्य सुविधाओं का भी इस्तेमाल इसी में ही किया जाएगा। यह एक रन ऑफ द रिवर रन ऑफ द रिवर ROR परियोजना है, जिसका अर्थ क्या है, इसके लिए पानी को किसी बड़े जलाशय में जमा करने की बजाय बहते पानी का उपयोग ही किया जाएगा। जिनकी 260 मेगावाट यानी कि 130 मेगावाट की एक मिनट, इसको हम अच्छा दूसरे पेज पर चलना पड़ेगा। ठीक है, इसको दूसरे पेज पर चलना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट, इसको दूसरे पेज पर चलना पड़ेगा यानी कि 130 मेगावाट की क्षमता वाली जो परियोजना है दुलहस्ती परियोजना। एक मिनट, ओके हाँ, हम आपको बता रहे थे यानी कि 260 मेगावाट यानी कि ये 260 मेगावाट यानी कि 130 मेगावाट की दो इकाइयाँ। ठीक है, 130 मेगावाट की दो इकाइयाँ की दुलहस्ती चरण सेकंड परियोजना की अनुमानित लागत ये है, ये नहीं पूछी जाएगी। इस चरण के लिए कुल 60.3 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी, जिसमें 8.26 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। ठीक है, दुलहस्ती चरण सेकंड जल विद्युत परियोजना भारत के लिए काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ राष्ट्रीय ग्रिड को ये बिजली यह प्रदान करेगी, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत होगी। दूसरी ओर पाकिस्तान ने इसके परेशान होकर इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया तथा सिंधु जल समझौता जो अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इसे स्थगित कर दिया था, इसका उल्लंघन इसे करार दिया गया है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की सहयोगी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी कि PPP की, ठीक है, क्या है, PPP की एक वरिष्ठ सांसद शेरी रहमान ने इसे पानी का हथियारीकरण करार देते हुए इसे 1960 की सिंधु जल संधि का खुला उल्लंघन बताया है। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, आइए अब चलते हैं अपने पीछे जो एक टॉपिक हमारा छूट गया है उस पर, और फिर हम लास्ट पे चल रहे हैं। जैसे कि आपने देख लिया हम लास्ट पेज पर ही हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा है ना, जैसे हम लास्ट पेज पर ही चल रहे हैं। ठीक है, आइए, ये शायद हम करा भी चुके हैं, लेकिन एक बार हम रीड आउट इसे कर लेते हैं। ये एक बार हम करा चुके हैं इसको वैसे। अरे इतना छोटा करेंगे तो फिर बहुत ही छोटा हो जाएगा बच्चे, क्या ही बताएं। ठीक है, ये इतना छोटा हो गया, लेकिन इसको मैं रीड आउट कर ले रही हूँ। ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, लेकिन इससे फिर वो एक साथ आ नहीं रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, और ये इम्पोर्टेंट है जो करा भी चुके हैं, एक बार और रीड आउट कर लेते हैं। यूरोपीय संघ के साथ भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता हुआ है, जिसे बोलेंगे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स।
मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। ठीक है, भारत यूरोपीय संघ ईयू ने एक ऐतिहासिक स्वतंत्र व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए को अंतरिम रूप दे दिया है। इस समझौते के लिए 18 वर्ष से चल रही वार्ता के पूर्ण होने की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूरोपीय संघ की ओर से यूरोपीय परिषद यानी कि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, जो बताया था एंटोनियो कोस्टा, और यूरोपीय आयोग की जो कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है, क्या नाम है, उर्सुला वॉन डेर लेयन, ने ये 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में की थी। और यूरोपीय संघ के जो दोनों शीर्ष अधिकारी हैं भारत के 77 गणतंत्र दिवस के समारोह में ये मुख्य अतिथि के रूप में भी भाग लिए थे और भारत यूरोपीय संघ शिखर बैठक के लिए नई दिल्ली भी आए थे। इस ऐतिहासिक समझौते के लिए जो वार्ता है उसका मूलतः 18 वर्ष पूर्व यानी कि 28 जून 2007 को ब्रुसेल्स से बेल्जियम में प्रारंभ हुई थी, जो मतभेदों के कारण 2013 में क्या है ये रोक दी गई थी। 9 वर्ष के अंतराल के पश्चात 17 जून 2022 से यह वार्ता पुनः प्रारंभ हुई है, जिसके सफल समापन की घोषणा 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ शिखर बैठक में की गई है। समझौते पर औपचारिक जो हस्ताक्षर हैं लगभग 6 माह लग सकते हैं, जिसके बाद ये समझौता लागू होगा। ठीक है, कौन सा है ये, यहाँ पे आप देखेंगे हैदराबाद हाउस में स्वतंत्र व्यापार समझौता की घोषणा के दौरान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन सी है, उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, उनके साथ जी हैं, उनके साथ कौन से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक जो समझौता हुआ भारत का अब तक सबसे बड़ा व्यापार समझौता है और इसका नाम है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। ठीक है, ये समझौते का नाम है। इस समझौते से भारत और यूरोपीय संघ के 1.9 अरब जनसंख्या के लिए महत्वपूर्ण लाभ लेकर आएगा ये। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम रीड आउट कर लेंगे। इस समझौते के चलते यूरोपीय संघ के जो 27 देशों में, ठीक है, 27 देशों में बने लगभग 96.6% उत्पादों को भारत में कर मुक्त या बहुत ही कम कर एंट्री मिलेगी। ठीक है, इसको हम जूम कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि जूम करेंगे तभी ये, एक मिनट, बहुत ही ये पढ़ने में नहीं आ रहा है हमको। ठीक है, पढ़ने में नहीं आ रहा है एक्चुअली। ओके, 5 मिनट की क्लास शेष है बस बच्चे। ठीक है, जबकि भारत के 93% उत्पादों का यूरोपीय संघ में कर मुक्त निर्यात किया जा सकेगा। भारत में निर्यात होने वाली 94, ठीक है, यानी कि 9,425 वस्तुओं को कर छूट का लाभ प्राप्त होगा। इसके प्रमुख क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करने में क्या होगी, मदद मिलेगी। युवाओं, पेशेवर, प्रतिभाशाली व शोधकर्ताओं के लिए गतिशीलता में वृद्धि होगी। विश्व की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में यूरोपीय संघ व भारत के बीच हुआ यह समझौता विकास एवं सहयोग के नए मार्ग को क्या है, आगे बढ़ाएगा। इन दोनों सकल घरेलू उत्पाद यानी कि वैश्विक जीडीपी के 25% के बराबर है, जबकि व्यापार वैश्विक व्यापार का ये क्या 1/3 है। समझौते जो समझौता हुआ इनमें दोनों में जो आपसी सहमति हुई है उसमें व्यापार में जो चरणबद्ध वृद्धि होगी। 2024-25 में यूरोपीय संघ के साथ साथ भारत का जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता था 136.54 अरब डॉलर का था, जिसमें 75.85 अरब डॉलर के भारत के निर्यात का तथा 60.68 अरब डॉलर के भारत के आयात शामिल है इसमें। ठीक है, ठीक है, इसमें जो उछाल देखने को मिलेगा आपको स्वतंत्र व्यापार समझौते के चलते, एफटीए के चलते, भारत से वस्त्र, ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर में परिधान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पादन, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग के जो सामान है और ऑटोमोबाइल जैसे श्रम प्रधान उत्पादों के निर्यातों में विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। जबकि यूरोपीय संघ से देखेंगे तो महंगी कारें, ठीक है, शराब, वाइन, फ्रूट जूस, ये इनके आयात पर कर छूट प्राप्त होगी। यूरोप से ये जो उत्पाद आएंगे इनके आयात पर वर्तमान में 50 से 150% तक कर है, जो समझौता लागू होने के पश्चात कई उत्पादों में जो मामलों में चरणबद्ध तरीके से शून्य लाया जाएगा। ठीक है, शून्य कर लाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, शून्य से कितने % तक लाया जाएगा इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तभी पता चलेगा। ओके, इसको फटाफट हम कर लेते हैं क्योंकि अब इसको हमें जूम आउट करना पड़ा है, क्योंकि इस तरह से उसको बनाया गया है कि हम नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। ठीक है, शून्य से कितना है 20% तक है लाया जाएगा।
ठीक है, ये बताया गया। समझौते पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह समझौता भारत के किसानों और छोटे उद्योगों के लिए यूरोपीय बाजार पर पहुंच सुगम बनाएगा, इसके निवेश बढ़ेगा, विनिर्माण क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे और सेवा क्षेत्र में सहयोग को मजबूती मिलेगी। यूरोप के राष्ट्रों में भी समझौते का स्वागत करते हुए यूरोप को भारत के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत देने का कदम बढ़ा है। वर्तमान में जैसे भी बता रहे हैं, अमेरिकी टैरिफ के चलते जहां वैश्विक व्यापार में उथल पुथल की स्थिति है, ऐसे में इस समझौते को भारत यूरोपीय संघ के संबंधों को आगे अमेरिकी भारत व्यापार वार्ता और ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति का असर डालने वाला भी कहा जा रहा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर, ठीक है, इसने समझौते पर पहली प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए क्या कहा है, ऐसा लगा कि इससे भारत को सबसे ज़्यादा लाभ होगा और यूरोपीय बाजार में इसकी पहुंच में व्यापक वृद्धि होगी। उन्होंने अनुमान लगाया कि भारत के पास सस्ते श्रमिक है, जिससे यूरोप में उनके आवागमन में वृद्धि होगी। यूरोपीय संघ EU भारत के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौता 22वां भागीदार है वर्ष 2014 से, ठीक है। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय जो संघ है EU है भारत के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौता यानी कि FTA का 22वां भागीदार है और 2014 से अब तक भारत में मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, EFTA यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जिसके सदस्यों में 4 देश हैं, आइसलैंड है, लिechtenstein है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, इनमें शामिल नहीं ये 4 देश। यूके, ओमान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है, यूके, ओमान और ऑस्ट्रेलिया के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे इसमें, और साथ में तथा न्यूजीलैंड के साथ समझौते को अंतिम रूप भी दिया गया था। 2025 की जो बात करें तो यूके के तथा ओमान के साथ जो स्वतंत्र व्यापार समझौता है उस पर हस्ताक्षर भारत ने किए तथा न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौतों के भी अंतिम रूप में भारत ने दिया था, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक तुम्हारा हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक है जो कि यहाँ पे आप देखेंगे हम लास्ट पेज पर चल रहे हैं, ओके, ठीक है, लास्ट पेज पर हम चल रहे हैं। हम इसको हम कर लेते हैं जूम और नेक्स्ट, ओके, ठीक है, क्योंकि आज टॉपिक बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, इसलिए क्लास लंबी हो गई। लास्ट है 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया भी यूरो जोन में शामिल यानी कि यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां राष्ट्र बना, ठीक है। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला क्या बना है, 21वां राष्ट्र बना है। आइए हम इसको देखेंगे विस्तार से। यूरोपीय राष्ट्र बुल्गारिया, ठीक है, कौन सा है, बुल्गारिया। इसने नए वर्ष के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया है। कौन सा है, यूरो, इसको क्या बनाया है, अपनी आधिकारिक मुद्रा, ठीक है। और इसके साथ ही यूरो जोन को 21वां सदस्य वह बन गया है, यानी कि यूरो जोन का क्या बन गया है, वह 21वां सदस्य बन गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में से 20 ने पहले से ही यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया है, ठीक है। बुल्गारिया भी अभी तक यानी कि मुद्रा लेप, बुल्गारिया में अभी तक मुद्रा लेप, यहाँ पे देखेंगे अंडरलाइन करेंगे, मुद्रा लेप थी जो यहाँ की आधिकारिक मुद्रा थी। मुद्रा में यानी कि मनी में सुचारू बदलाव सुनिश्चित करने के लिए बुल्गारिया में लेप जनवरी 2026 के अंत तक यूरो के साथ प्रचलन में रही, ठीक है। पहले यूरो भी थी और लेप भी प्रचलन में थी और ये बुल्गारिया की मुद्रा थी। इसके पश्चात 1 फरवरी 2026 से, ठीक है, 1 फरवरी 2026 से यूरो को ही देश में अकेली कानूनी मुद्रा हो गई है, ठीक है। अब यूरो को ही देश की अकेली कानूनी मुद्रा वैध यानी करेंसी बता दी गई, ठीक है, वैध करेंसी बना दी गई है। लेकिन अब जो लीब थी उसको इनवैलिड करेंसी करार कर दिया, अवैध अब ये मुद्रा हो गई है, ठीक है। और वैलिड मुद्रा कौन सी हो गई है, कौन सी हो गई, यूरो हो गई है, ठीक है। 1 जनवरी 1999 को आधिकारिक रूप से यूरो जारी होने के बाद से ही 11 देशों में यूरो जोन स्थापित हुआ है, ठीक है। यूरोपीय संघ के अन्य देशों द्वारा भी यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने से, ठीक है, अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने से वर्ष 2025 तक यूरो जोन के देशों की संख्या कितनी हो गई है, 20 हो गई है, ठीक है। पहले 11 थी, अब क्या हो गई है, 20 हो गई। अब बुल्गारिया के शामिल होने से 2026 में 21 हो गई, ठीक है। बुल्गारिया शामिल हो गए तो कितनी हो गई, 21 हो गई। यूरोपीय संघ के 27 देशों में, ठीक है, 27 देशों में जिन 6 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है, ठीक है, एक्चुअली ठीक है, इसको करेक्ट करेंगे। यूरोपीय संघ के 27 देशों में 27 कंट्रीज में जिन 6 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में नहीं अपनाया है, इसको अंडरलाइन करेंगे, क्या है, नहीं अपनाया है।
इनमें कौन कौन से हैं? इनमें स्वीडन है, पोलैंड है, चेक गणराज्य है, हंगरी है, रोमानिया है, डेनमार्क है, ये सब शामिल है। और भी अन्य है 27 देश, वो हम देख लेंगे बाद में भी, ठीक है। यूरोप के जिन 21 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है, यानी कि जिन्होंने अपनाया है उनके नाम देखेंगे, ठीक है, जो जनवरी 2026 तक है। आइए हम देख लेते हैं जिन्होंने अपनाया है। यूरोजोन के 21 सदस्य कौन कौन से हैं, ठीक है, एक बार इसे रीड आउट कर लेंगे। ऑस्ट्रिया है, 1999 में अपनाया इसने। बेल्जियम, ठीक है, 1999 में। बुल्गारिया है, 1 जनवरी 2026 में जस्ट अपनाया है। क्रोशिया है, 2023 में अपनाया है। साइप्रस ने इसे 2008 में अपनी वैध मुद्रा बनाया है। एस्टोनिया ने 2011 में वैध मुद्रा बनाया है। फिनलैंड ने इसे 1999 में यूरो को बनाया है। और फ्रांस ने इसे 1999 में बनाया है। जर्मनी ने 1999 में बनाया है। ग्रीस ने 2001 में बनाया है। आयरलैंड ने 1999 में बनाया है। इटली ने इसे वैध मुद्रा बनाया है 1999 में। एंड लाटविया ने बनाया है। लाटविया ने बनाया है 2014 में। लिथुआनिया ने 2015 में इसे वैध मुद्रा बनाया है। किसको बनाया है वैध मुद्रा? किसको बनाया है, ठीक है, किससे बनाया है? यूरो को, ठीक है, यूरो को अपनी वैध करेंसी यानी कि वैलिड करेंसी बनाया है। एंड बात करें लग्जमबर्ग की, लग्जमबर्ग ने 1999 में बनाया है। माल्टा ने 2008 में। नीदरलैंड में 1999 में। पुर्तगाल ने 1999 में। स्लोवाकिया ने 2009 में। स्लोवेनिया ने 2007 में। और स्पेन ने 1999 में इसे वैध मुद्रा यूरो को बनाया है, ठीक है। इस तरह से वैध मुद्रा वाले यूरो जो बने हैं, आपने देखे 21 देश हैं जो यूरो को अपना लिए हैं वैध मुद्रा के रूप में, और 27 देश है जिन्होंने नहीं अपनाया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप नोट जरूर बना लें। जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, कंप्लीट हो गई है ये क्लास, ठीक है। हम अपनी क्लास को करते हैं वाइंड अप। और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं। लंबी क्लास हो गई है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉपिक थे और वो कंप्लीट कराने थे, ठीक है। यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं आप, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप पता है कि अदरवाइज हम बताते नहीं हैं, जैसे कि सिलेक्शन जो ले लेता है उसे पता होता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आएंगे। और इंपॉर्टेंट क्लास और ज्योग्राफी की क्लास है ना, उसको कंटिन्यू हम करेंगे बच्चे। बस थोड़ा सा अभी ऑफलाइन क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है, तो हम उसको पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा तो फिर हम ऑनलाइन ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट कर देंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए। हाँ, कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर हमें कमेंट करें, हम उससे जरूर समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।